कर दो, चलिए मुस्कुरा देता है देखो। चौथा चरण है, 4 चरण करवा दिए। अच्छा ये बताओ पहला चरण कब आया था? 18 नहीं 18 कब आया? 18 मार्च 1900। नाम क्या था? नाम क्या था? कितनी रियासत मिली? फिर क्या थी? ए बी सी डी। ठिकाना कौन सा? नहीं मिला। ठिकाना कौन सा? ऐसा राजा बताओ जो पहला स्वतंत्रता दिवस रियासत में नहीं मनाया गया। अलवर में क्यों नहीं मनाया गया? राजा कौन था? तेज सिंह। उनके सिर पर क्या? गांधी जी की हत्या के षड्यंत्र का आरोप। अच्छा अगर मैं आपसे कहूं कि गांधी जी की हत्या कब हुई तो? और 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? दूसरा चरण कब आया था? क्या नाम रखा गया था? पूर्व राजस्थान संघ। कितनी रियासत मिलेगी? 9। तो क्या लगी थी? बाबू, झाड़ू, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, सापरा, टोंक। हो जाएंगी? 11 हो गई शायद। 9 हुई है ना? अच्छा ठिकाना कौन सा मिला है इसमें? मैं आज अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं तो कहाँ का राजा? कहाँ का राजा है? बांसवाड़ा का। अच्छा इसके बाद तीसरा चरण कब आया? नाम क्या रखा गया? संयुक्त राजस्थान। अच्छा मेवाड़ का राजा कौन था? गोपाल सिंह ने कितने दिन पहले अनुमति दी? 23 मार्च को, लेकिन मिलाया गया था क्या? इसलिए चरण कौन सा आया? चौथा नहीं तीसरा ही आया। तीसरे चरण में क्या मिलाया गया? उदयपुर। राजा कौन था? क्या बनाना चाहता था? राजस्थान यूनियन संघ। कब बनाने की योजना थी? 25-26 जून 1900। कितनी जगहों को मिलाकर? 3। उदयपुर, गुजरात, मालवा। सफल हुआ है? सफल। मिलने के लिए कितने राजा आए? 22। मिलने के लिए कितनी शर्तें रखी? 3। पेंशन कितनी लूंगा? 20 लाख। पद कौन सा लूंगा? महाराज प्रमुख। पद कैसा कर दो? पटेल जी ने कहा पेंशन कितनी देंगे? 10 लाख। पद कौन सा देंगे? पद कैसा नहीं करेंगे क्योंकि आप क्या होगे? अंतिम अंतिम क्या होंगे? महाराज प्रमुख। अच्छा अब इसके बाद चरण कौन सा आएगा? चौथा। कौन सा चरण आएगा? चौथा चरण कब आया था? 30 मार्च 1900। 30 मार्च 1900। आप बोलो आप क्या कह रहे हैं? 49। वही आप समझ गए ना? तो 30 मार्च 1949। और अगर मात्र नाम क्या था? क्या नाम था? कितनी रियासत मिलेंगे? 4। जे 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 बी। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। जयपुर का राजा मान सिंह, जोधपुर का राजा हरिवंश सिंह, जैसलमेर का राजा रघुनाथ सिंह, बीकानेर का राजा, जयपुर के राजा की पृथ्वीवंश, जोधपुर के राजा की, बीकानेर के राजा की सबसे ज्यादा, सबसे कम तो कितनी थी? 90,000। अच्छा ये बताओ इसमें ठिकाना कौन सा मिलेगा चौथे चरण में? लावा, लावा का राजा वंश प्रदीप सिंह। अच्छा इस पूरे चरण में मैंने कितनी समितियां बनाई आपको? 3। पहली पी शंकर देवराय, पी सत्यनारायण समिति। सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर राजधानी कहाँ बनाई? न्याय विभाग जोध, शिक्षा विभाग, वन विभाग कोटा, खनिज विभाग और कृषि विभाग भरतपुर। लेकिन राजधानी के मसले को सुलझाने के लिए समिति पीआर पटेल। एकीकरण जल्दी करवाने की सिफारिश करने वाली राजस्थान आंदोलन समिति। अध्यक्ष कौन था? राम मनोहर लोहिया। उसके बाद आपको सारा का सारा पता है। एकीकरण के पहले पत्र में सबसे पहले साइन किसने किए? बीकानेर के साधु सिंह ने कब किए? अंतिम किसने किए? धौलपुर के देवान सिंह ने कब किए? 14 अगस्त 1947। ये याद रखोगे। सबसे पहले जब बीकानेर ने किया तो सेकंड नंबर पे किसने किया? तेज सिंह ने। अब यहां से अपने को हमने कैरेक्टर सारे बना दिए। अब राजधानी परमानेंट कहां बना दी? जयपुर। राज प्रमुख परमानेंट कौन सा बना दिया? मान सिंह। महाराज प्रमुख परमानेंट कौन सा बना दिया? गोपाल सिंह। उपराज प्रमुख परमानेंट कौन सा बना दिया? भीम सिंह। तो चौथे चरण में जो चीजें बनेंगी वो परमानेंट हो गई। विभाग परमानेंट हो गए, शिक्षा विभाग, राजधानी, न्याय विभाग, सारी सारी। इसका मतलब सारी चीजें निर्धारित हो गई तो राजस्थान लगभग क्या हो गया? बन गया। तो लगभग राजस्थान का सारा निर्धारण कब हो गया था? 30 जनवरी 1900, 30 मार्च, सॉरी 30 मार्च 1900। तो इसलिए प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? चलिए मुझे बताइए कि चौथे चरण में हमारी रियासतें कितनी मिल गई थी? 14 हुई थी चौथे चरण में। 10 तो पहले चरण, 9 तो सेकंड चरण की, एक तीसरे चरण में 10 और 4 चौथे चरण में कितनी हो गई? अब रियासत तो कितनी शेष रह गई हैं? ठिकाने कितने मिल गए हैं? तीनों। 2 ही मिले अभी तो। एक मतस्य संघ वाला रह गया एक, ठीक है ना? तो 14 और 16 यानी इतनी चीजें। एक रह गया अजमेर मेरवाड़ा। अब हमें पांचवा चरण लेकर आना है। इसका चौथे चरण के बाद हम आक्रमण कहां करेंगे? पांचवें चरण। क्या कह रहा है पांचवा चरण? देखो बहुत कुछ कह रहा है पांचवा चरण। पांचवें चरण को लेकर अगर हम बात करेंगे तो इसका समय, पांचवा चरण जो आया था, ये पांचवा चरण आया था भाई 15 मई 1949 को। और इस पांचवें चरण का जो नाम रखा गया, बिल्कुल इसका नाम रखा संयुक्त प्रदेश राजस्थान। संयुक्त प्रदेश राजस्थान इसका नाम रखा गया संयुक्त प्रदेश राजस्थान। अब मुझे एक बात बताएंगे, सारे लोग एक लॉजिक लगाएंगे। हमें कौन सा चरण बनाना है? 5 बराबर 4 प्लस 1 बराबर ही तो 5 होता है। 4 और 1 कितने होते हैं? अरे कितने होते हैं? तो चौथा चरण और पहला चरण मिला दें तो 4 प्लस 1 हो जाएगा। तो इसे लॉजिक लगाएंगे, चौथा प्लस पहला यानी 4 और 1 कितने हो गए? 5। तो चौथे चरण का क्या नाम था? चलो बता दो फिर। क्या नाम था? चौथे चरण का नाम मत्स्य संघ था। सब झंडू में देखो, कोई बात नहीं, हो जाता, चक्कर पड़ जाता है। अच्छे से खा के नहीं आए आप देखो। तो चौथे चरण का नाम क्या था? बृहद राजस्थान। बृहद राजस्थान। बृहद राजस्थान में एक चीज समझो आप सारे लोग। बृहद राजस्थान में 14 तो 3 रियासत और 2 थे ठिकाने। देख लो वैसे पेज पलट के आप, चौथे चरण में यही था क्या? 14 रियासत और 2 क्या थे? और इसमें हमने क्या किया? पहला चरण मिला दिया मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ वाले पेज को खोल के देख लो, इसमें 4 तो 3 रियासत और 1 था ठिकाना। 4 और 1 5। अब मुझे बताओ रियासत को रियासत में मिला दे तो 14 और 4 कितनी हो जाएंगी? रियासत तो पूरी कितनी हो जाएंगी? 18। तो रियासत तो हो गई 18। और देखो ठिकाने 2 तो यहाँ है, 1 यहाँ है, तो ठिकाने कितने हो गए? 3। 3 ठिकाने, 3 ठिकाने हो गए। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं 18 और 3 कितने हो गए? 21। कितने हो जाएंगे? 21। अब बात ये नहीं है, बात तो सबसे बड़ी आगे है। क्या है? देखो मत्स्य संघ था और मत्स्य संघ में विभेद चल रहा था। और मैंने आपको बताया था मत्स्य संघ जब मैं पढ़ा रहा था तो मेव जाति का उपद्रव था। मेव जाति ने आंदोलन कर रखा था। मेव जाति के लोग क्या मांग कर रहे थे? मेवस्थान की। किसकी मांग कर रहे थे? मेवस्थान की। लेकिन यहां क्या होता है, पहले चरण में एक विरोध हो गया। और विरोध क्या चल रहा था? देखो 4 ही तो रियासत थी, अलवर, करौली, भरतपुर और धौलपुर। आपको पता है मैंने आपको पहला चरण बताया तो मैंने कहा था चारों राजा दिल्ली बुलाए गए थे 27 फरवरी को। कब बुलाए गए थे? और इन्होंने इस संघ के निर्माण के लिए साइन कब कर दिए थे? 28 फरवरी। देख लो एक बार पहला पेज खोलो सारे लोग, मत्स्य संघ में लाइन लिखवा रखी है। 27 फरवरी को दिल्ली गए और मत्स्य संघ के निर्माण के लिए हस्ताक्षर किए थे 28 फरवरी को। पहला चरण देखो एक बार, नहीं लिखवाया? लिखवा गया ना? तो मत्स्य संघ के लिए निर्माण के लिए चारों राजाओं ने सहमति थी, तो इन्होंने चारों राजाओं ने हस्ताक्षर कब किए थे? 28 फरवरी को। ये तो संघ के निर्माण के लिए थे। अब यह विभेद क्या चला रहा है? ये जो ऊपर है अलवर और, यहां देखो सारे लोग, अलवर और करौली का मैच राजस्थान से। ये कहते हैं राजस्थान मिलेंगे, लेकिन भरतपुर धौलपुर बिल्कुल यूपी बॉर्डर पे।
और इनका कल्चर पूरा बोली भाषा कल्चर यूपी से मैच करता है, तो दोनों राज्य कह रहे थे मैं काम मिला दो यूपी में, ये दोनों राज्य कह रहे हैं मैं काम मिला दो। संगठन में फूट पड़ रही है। अब तक क्या था, हमने मिलाया पूर्व राजस्थान संघ, 9 रियासतों का संगठन एक साथ मिलाया, फिर हमने 4 रियासतों का संगठन एक साथ बेहतर मिलाया, अब तो संगठन में फूट पड़ रही है, यानी 2 रियासतें अलग भाग रही हैं, 2 अलग भाग रही हैं, तो इसका मसला कैसे सोल्व होगा? तो इसका मसला सोल्व करने के लिए इन चारों राज्यों को फिर बुलाया दिल्ली, और इनको दिल्ली बुला लिया 13 फरवरी को, 13 फरवरी 1949 को, और इनको बुलाकर इनसे कहा गया कि आप बताइए अपने मत। तो इन्होंने मत बताया, हम दोनों तो काम मिलना चाहते हैं राजस्थान में, हम दोनों काम मिलना चाहते हैं यूपी में, सब हमारी बोली भाषा कल्चर सब यूपी से मैच करता है। जब ये इन्होंने कहा गया, इनके द्वारा कहा गया, तो इन्होंने कहा देखो हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमारी इच्छा यूपी में मिलेगी, फिर भी अगर आप ये चाहते हो कि राजस्थान में मिले तो आप एक काम करो, आप जनता से राय ले लो। तो भरतपुर धौलपुर की जो जनता है उससे आप राय ले लो, या आप चारों रियासतों के राजाओं की जो जनता है, चारों रियासतों की जो जनता से राय ले लीजिए। राजा तो अपना मत दे चुके हैं, लेकिन जनता क्या चाहती है जनता से पूछ लो, फिर जनता के अकॉर्डिंग फैसला कर लेना। तो जनता की राय जानने के लिए कि इस मत्स्य संघ की जनता की राय जाननी है, तो इसकी जनता की राय जानने के लिए समिति बनाई गई थी शंकरदेव राय। कौन सी समिति है भाई? अब ये जाएगी चारों रियासतों में घूमेगी, जनता का हालचाल पूछेगी, जनता की रजामंदी लेगी कि जनता क्या चाहती है। तो चारों रियासतों के राजा जनता के बीच में शंकरदेव राय समिति गई, और 3 सदस्यों की कमेटी थी, और जगह जगह घूमकर उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि आप मत्स्य संघ को कायम में मिला दो राजस्थान में, कायम में मिला दो। अब मेरे को मत्स्य संघ को राजस्थान में मिलाने की सिफारिश किसके द्वारा की गई? शंकरदेव राय समिति। कौन सी समिति के कहने पर? लेकिन बात आती है विरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा था, और जब विरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा था तो इनका विवाद और बढ़ गया, और इनका विवाद बढ़ने के बाद अब ये कमेटी को अपनी रिपोर्ट दे चुकी है। अब पर्सनली इन रियासतों की जनता की राय जाननी है, और पर्सनली भरतपुर धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी और बनाई गई, एम जैन समिति। अब 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि मत्स्य संघ को राजस्थान में किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया, तो शंकरदेव राय समिति। और मैं ये कहूं भरतपुर धौलपुर की आम जनता की राय जानने के लिए बनाई गई समिति कौन सी थी? एम जैन समिति। क्या दोनों का काम अलग हो गया है क्या? पहली तो गई जनता की राय जानो, मत्स्य संघ काम मिलना चाहता है, फिर विवाद तो ये दोनों का था, उन दोनों को कोई समस्या ही नहीं है, इन दोनों की जनता की राय जानने के लिए कौन सी समिति बनाई गई? एम जैन समिति। और लास्ट में मत्स्य संघ को काम में मिला दिया गया राजस्थान में। मैं आपके जब ये कहूं 5वां चरण बनाओ, तो 5वें चरण में आप लॉजिक क्या लगाओगे? 4 + 1 4 और 1 कितने होते हैं? तो चौथे चरण में कौन सा चरण मिला दो? या पहले में चौथा मिलेगा, चौथे में पहला मिलेगा? चौथे में तो मिला दें क्या? मिला क्या? मिला दिए, ये तो मिले हुए पहले से। देखो अब एक बात करें भाई, तो मैं आपसे कहूं शंकरदेव राय समिति की सिफारिश पर, इसको बनाएंगे एक बार, शंकरदेव राय समिति की सिफारिश पर शंकरदेव राय समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को मिलाया गया, मत्स्य संघ को मिलाया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस अधिकार पत्र पर इन्होंने साइन किया चारों राज्यों ने 10 मई को साइन कब किए, जबकि 5वां चरण आ कब रहा है? साइन कब किए गए? कितने दिन पहले? जबकि इन्हें बुला कब लिया गया था? 13 फरवरी को। कब बुला लिया गया था? लेकिन ये बताते हैं भरतपुर के राजा का क्या नाम था? क्या नाम था भाई? और जो विजेंद्र सिंह था इसका छोटा भाई था मान सिंह। कौन सा था? इसने विद्रोह पैदा कर दिया, मैं इससे खुश नहीं हूं, हम अलग प्रदेश बनाएंगे, ब्रज प्रदेश। हमारी मांगे अलग से एक राज्य बनाओ, अलग से एक प्रांत बनाओ, ब्रज प्रांत या ब्रज प्रदेश। लेकिन पटेल जी और शंकरदेव राय समिति के कहने पर इनकी बातें नहीं सुनी गई और राजस्थान में ही विलय कर दिया गया। तो शंकरदेव राय समिति की सिफारिश पर मिलाया, तो इस समिति में कुल कितने सदस्य थे? इस समिति में सदस्य संख्या थी 3। एक तो स्वयं शंकरदेव राय, एक है प्रभुदयाल, और एक है आर.के. सिद्धावा। आर.के. सिद्धावा, ये 3 सदस्य हैं। और अगर हम बात करें 3 सदस्यों के द्वारा इसकी जनता की राय जानी गई और मत्स्य संघ को इसके कहने पर मिलाया गया, लेकिन भरतपुर धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए बनाई गई समिति कौन सी थी? एमएम। तो चरण कौन सा है हमारा? 5वां। कब आया भाई? 15 मई 1949 को। नाम क्या रखा गया? बृहद राजस्थान। इसमें बृहद राजस्थान में कौन सा संघ मिला दिया? तो मत्स्य संघ को मिलाने की सिफारिश कौन सी समिति करती है? शंकरदेव राय। कितने सदस्य हैं? पहला कौन सा है? दूसरा? तीसरा? एक बार बनाओ इसको। भरतपुर धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए समिति एम जैन समिति, एम जैन समिति, एम जैन समिति। ये दोनों में इतना अंतर रखना है कि ये कमेटी पूरे मत्स्य संघ की सिफारिश करती है, जबकि ये कमेटी बनाई गई थी भरतपुर धौलपुर की राय जानने के लिए, जनता की राय जानने के लिए। अब इस चरण के बाद आप मुझे ये बताओ कि इसमें कौन कौन सी चीज बच गई, कितनी चीज बच गई मिलाने के लिए, कौन कौन सी बच गई? एक रियासत, बस 2 ही बच गई, 2 ही चीजें तो बच गई 5वें चरण तक, बाकी तो हमने सब मिला ली। अब हम बात करेंगे उनको कैसे जोड़ तोड़ के अपने को मिलाना है। ये 5वां चरण इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मत्स्य संघ के लिए 2 समितियां अपने को पढ़नी होती हैं, एक शंकरदेव राय और एक एम जैन समिति। लेकिन यहाँ हुआ क्या था, कुछ ऐसी चीजें जो अपने को एक्स्ट्रा पढ़नी है। तो मैंने आपको बताया था चारों राजाओं को दिल्ली कब बुलाया गया था? 13 फरवरी 1949 को। 27 फरवरी जब बुलाया था मत्स्य संघ बना रहे थे, जब नाम दिया गया था क्या क्या नाम दिया गया था? मत्स्य संघ। किसने दिया था नाम? के मुंशी ने। किसने दिया था? के मुंशी। आपको पढ़ना है डेली। के मुंशी ने नाम दिया था, और के मुंशी ने उनके समक्ष दिया था बैठकर। अब मैं ये कहूं कि इन राजाओं को 13 फरवरी को बुलाया गया दिल्ली,
कन्विंस किया गया और इन्होंने मिलने के लिए हस्ताक्षर कब किए गए थे 10 मई 1949 को। तब जाके चरण, तभी तो बनेगा, तो रजामंदी होगी, तब जाके 5 दिन बाद चरण कौन सा बना, पांचवा। नाम क्या रखा गया, संयुक्त बृहद राजस्थान। इसके बाद यहां विद्रोह कर दिया बृजेंद्र सिंह के छोटे भाई मान सिंह ने और अलग प्रदेश की मांग की थी, ब्रज प्रदेश। कौन सा प्रदेश, क्या चाहिए अलग से, ब्रज प्रदेश। हम राजस्थान में नहीं मिलेंगे, अलग से प्रांत बना दीजिए ब्रज प्रदेश। क्योंकि राजा इतनी शक्ति रखते थे, लगता था हम स्वतंत्र रह सकते हैं, हमारी रियासत आज तक स्वतंत्र थी, जिसके कारण वो लगता था कि उनको हम शक्ति के अकॉर्डिंग स्वतंत्र रहने का अधिकार रखते हैं। इसलिए उन्होंने इस पूरी शर्त पर काम किया। लेकिन ये बात करते हैं पांचवें चरण में जो कलह पैदा हुई, वो कलह पैदा हुई इस दौरान जब विद्रोह हो गया, क्योंकि भरतपुर के राजा का भाई इस संधि से खुश नहीं था, इस विलय से खुश नहीं था, इस हस्ताक्षर करने से खुश नहीं था। बन गया, चले आगे। अब देखिए एक बार मैं ये कहूं भाई, मत्स्य संघ के शासकों को मेरे साथ बनाओ थोड़ा सा। मत्स्य संघ के शासकों को 13 फरवरी 1949 को दिल्ली बुलाया गया। लेकिन मत्स्य संघ के राजाओं ने विलय पत्र पर साइन कब किए, 10 मई को। मत्स्य संघ के शासकों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। कब किए बताया क्या आपको, कब किए गए थे, 10 मई, 5 दिन पहले, भूल जाते हो आप। 10 मई 1900, तभी तो पांचवा चरण बनेगा 15 मई को। सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको बताया था इस दौरान भरतपुर के राजा का छोटा भाई कुछ नहीं था, मान सिंह, और मान सिंह ने उपद्रव मचा दिया और एक किसान सभा काम करती थी राजस्थान में, और इस सभा के द्वारा इस मान सिंह ने पूरे विद्रोह करवा दिया पूरे भरतपुर में और जाट जाति को इकट्ठा कर लिया कि हम इससे खुश नहीं है, हमें ये नहीं चाहिए था जो राजा बृजेंद्र सिंह जो करके आ रहे हैं दिल्ली में, हमें विद्रोह करना है, और जाट जाति को इकट्ठा कर लिया। नारा लगाया, जाट झंडा खतरे में। नारा कौन सा लगाया, जाट झंडा खतरे में, नारा लगाया। और ये बताती है जब लौट कराए चरण के निर्माण के लिए, जब ये विलय के बाद लौट कराए तो पूरे भरतपुर में जाट इकट्ठे होकर विद्रोह कर देते, जाट जो थे विद्रोह कर देते बृजेंद्र सिंह के खिलाफ, और जाटों ने जब विद्रोह किया क्या हो गया, कहां आप में से कोई था ही नहीं, आपके पिताजी नहीं थे उस टाइम जब की बात चल रही है, जबकि दादाजी गए होंगे उनसे पूछ नहीं पाते आजकल। अब आप कैसे पूछोगे, आप वहां के होंगे तभी तो पूछेंगे, आप वहां के हो ही नहीं। आप पूछो ज्योग्राफी वाले सर से, वो भरतपुर के, मैं भरतपुर का, मुझसे पूछो। हाँ तो हम दादाजी से बात करके बताएंगे, लेकिन वो है ही नहीं अब। तो खतरे में तो था, नारा तो लगा था, मैं बता रहा हूँ बिना दादाजी के पूछे, जरूरत ही नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, दादाजी से ज्यादा मुझे नॉलेज है क्या हुआ था राजस्थान में, थे ना, होने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन किताबें इतनी पढ़ी है, रीडिंग इतनी मारी है कि आप पूछो ही मत, इसलिए उनसे पूछ रहे हो, वो खुद ही नहीं थे। अब हम बात करें तो जाट जाति, ये होता दिमाग कहाँ लगाना है, सही जगह पे, वो खुश रहते हैं आपके साथ। तो देखो आपको पढ़ना है, आपको इसलिए कह रहा हूं मैं, आप, क्योंकि आपको क्या है, अगर आप ऐसे रिलैक्स होकर नहीं पढ़ोगे कभी चीजों को कवर नहीं कर पाओगे आप। बाकी के लोग जो बोलते हैं, जो रिएक्शन देते हैं ना पढ़ने के बाद, वो रिएक्शन सबसे नहीं आता, तो ऐसा लगता है कि शायद आप रिएक्शन नहीं आ रहा आपका। अब उन्होंने गलती क्वेश्चन पूछा, उनको क्या पता, मुझसे पूछ लेते आप। चलो कोई नहीं, तो ये नारा लगाया गया था, जाट जाति खतरे, जाट झंडा खतरे में। अभी क्या हो गया, जाट झंडा खतरे में। अब इस दौरान सारे लोग, जब बृजेंद्र सिंह लौट कर आए दिल्ली से भरतपुर में, पंचायत लेते तो सारे जाट इकट्ठे हो गए, नारे लगे बृजेंद्र सिंह के खिलाफ, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम इस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे, हमारी मांगे मानो, बृजेंद्र सिंह आपको पद छोड़ना होगा नहीं तो। अब जगह जगह नारे लगाए गए। पहले राजाओं को लगता था अगर हमने आदेश दे दिया तो प्रजा खुद ही चली जाएगी, अगर हमने आदेश दिया तो प्रजा लौट जाएगी। बृजेंद्र सिंह ने कहा मैं भरतपुर का राजा, मैं आदेश देता हूं सारे लोग घर जाओ, तो किसान खत्म नहीं जाएंगे, ये खड़े रहेंगे, हमारी मांगे मानो। आज भी तो करते सरकार के खिलाफ। तो पहली बार राजा के आदेश का उल्लंघन किया गया, अवहेलना की गई। जब ये कंडीशन बनती है तो जाटों को हटाने के लिए इनसे मांग की गई, भाई आप बता दीजिए आपका नेता कौन है, तो उन्होंने नाम लिया देसराज चौधरी। देसराज चौधरी, और देसराज चौधरी को बुलाया गया, तो देसराज चौधरी ने कहा भाई इस आंदोलन को कैसे खत्म किया जाए, आप बताइए कोई मांगे। तो उन्होंने कहा हम चले जाएंगे, मालिक मांग मान लो, अगर आप कोई मंत्रिमंडल तैयार करो, कोई भी मंत्रिमंडल बनेगा तो हमारी जो किसान सभा है उसका एक व्यक्ति हम में से आपको किसान सभा में सम्मिलित करना होगा, तो ये वापस जाएंगे। तो तभी बृजेंद्र सिंह ने घोषणा कर दी आपका एक व्यक्ति हम अपनी सभा में सम्मिलित करेंगे। इसलिए तब देसराज चौधरी ने सारे जाट जाति के जो लोग थे उन्हें वापस लौटने के लिए कहा। तो अब जो राजा से ज्यादा हीरो कौन बन चुका था, देसराज चौधरी। इसके कहने पर सारे लोग अपने अपने घर लौट गए। तो ये साइन वाला टाइम आता है कि साइन कब हुए थे, 10 मई को, जिसका विरोध किसने किया था, मान सिंह ने, और नारा लगाया जाट झंडा खतरे में, किसके कहने पर जाट वापस गए, देसराज चौधरी। जाना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, किसान सभा ने क्या मांग की थी, तो अलग से प्रांत की मांग की थी, ब्रज प्रदेश, अलग से क्या की मांग की थी, ब्रज प्रदेश। तो 2-3 लाइनें आप नोट लगा के बनाओ इनको। पहला नोट लगाएंगे, भरतपुर में बृजेंद्र सिंह के छोटे भाई, बृजेंद्र सिंह के छोटे भाई, बताओ छोटे भाई का नाम, मान सिंह ने विद्रोह कर दिया। मान सिंह ने विद्रोह कर दिया और नारा लगाया जाट झंडा खतरे में, और नारा लगाया जाट झंडा खतरे में, जाट झंडा खतरे में। नेक्स्ट नोट लगाएंगे, भरतपुर किसान सभा ने अलग से, भरतपुर किसान सभा ने अलग से ब्रज प्रदेश की मांग की थी, अलग से ब्रज प्रदेश की मांग की थी। हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा चरण हो गया फिर, मैं आपसे मत्स्य संघ के राजाओं ने साइन कब किए थे पहले पत्र पे, तभी तो 15 मई को कौन सा चरण आया, पांचवा चरण बनाने के लिए आपको कौन सा ट्रिक यूज करनी पड़ेगी, 4 और 1 5। अब यहां से आता है छठवां चरण। अब मुझे 5वें चरण के बाद क्या क्या बच गया है, एक तो रियासत बच गई, एक केंद्र शासित प्रदेश बच गया। तो 5वें के बाद आपके अनुसार कौन सा चरण आना चाहिए, छठा है, छठवा नहीं, छठवा आएगा, छठा नहीं आएगा, हाँ 6 आ जाएगा, आप कहोगे तो 6 आ जाएगा। छठा चरण आया, देखो छठवा समय, छठवा चरण आया था 26 जनवरी 1950 को।
26 जनवरी 1950। और ये जो चरण आया था छठवां, इसके नाम जो रखा गया था राजस्थान संघ। नाम रखा गया राजस्थान संघ। अच्छा ये बताओ 26 जनवरी को क्या हुआ था? क्या लागू हुआ था? अब मुझे एक बात बताओ सारे लोग, संविधान लागू हुआ, कौन से देश का संविधान लागू हुआ? भारत का। क्या लागू हुआ था? तो इसमें संविधान यानी विधि विधान बनाया जाएगा, नियम कायदे कानून रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे। जब इसको बनाया गया तो 8 अनुसूचियां लिखी गई। इन अनुसूचियों में पहली अनुसूची में पूछा गया कि संविधान किसका बना रहे हैं? भारत का। तो पहले ये बताओ भारत क्या है? तो भारत क्या है? तो इन्होंने संविधान परिभाषा देता है, भारत राज्यों का संघ। भारत राज्यों का क्या है भाई? संघ है। और उसमें राज्यों के नाम लिखे गए थे 14। प्रारंभ में कितने राज्यों के नाम लिखे गए? और 14 राज्यों के नाम लिखे गए। उनमें एक राज्य का नाम लिखा गया था राजस्थान। क्या नाम लिखा गया था? अब मैं कहूं संवैधानिक रूप से राजस्थान का नाम राजस्थान का पड़ा। संविधान में पहली बार लिखा गया तो ठप्पा लेके मोहर लगी। संवैधानिक रूप से इस राज्य का क्या नाम होगा आज के बाद? संविधान में जो लिखा गया वो फिक्स है, वो मान्य होगा। और राजस्थान नाम लिखा गया तो मान्य होगा, इस राज्य का नाम क्या होगा? राजस्थान। दो चीज आती है, राजस्थान का सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग कब किया गया? राजस्थान राज्य के लिए दूसरे चरण में। और राजस्थान का संवैधानिक रूप से नाम कब पड़ा? छठवें में, 26 जनवरी 1900। तो यहां से अपन एक लॉजिक तैयार कर सकते हैं, इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ। इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ। इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ। और इस पूरी प्रक्रिया में अगर हम बात करें, इस दिन इस राज्य का संवैधानिक संवैधानिक रूप से राजस्थान नाम पड़ा राजस्थान। तो आपसे कहीं पूछा जाए कि राजस्थान का नाम संवैधानिक रूप से राजस्थान कब दिया गया? 26 जनवरी 1950 को। जो चीजें रह गई हैं उन्हें अपने को मिलाना है। सारे लोग आगे सुन लीजिए जो मैटर है इसका। ये देखो राजस्थान है, पतंग आकार, ये बन गई पतंग, ये राजस्थान। या राजस्थान में ये वाला जो इलाका है, ये वाला क्षेत्र, ये है सिरोही। सिरोही सिरोही के लिए दो स्टेटमेंट अपन पढ़ेंगे। 1 फरवरी 1948, 5 जनवरी 1949। दो स्टेटमेंट क्या कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1 फरवरी 1948 को सिरोही को मिला दिया था गुजरात प्रांत में। कौन से प्रांत में? गुजरात में। और 5 जनवरी 1949 को गुजरात से निकाल के मिला दिया मुंबई प्रांत में। तो इनके लेजर, इनके कल्चर को देखकर सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले ने गुजरात में मिलाना चाहते थे, फिर वापस इनको कहां मिलाना चाहते थे? मुंबई प्रांत में। लेकिन इस दौरान एक कलह पैदा क्या हो गई? सिरोही का एक फेमस व्यक्ति गोकुल भाई भट्ट, सिरोही का एक प्रसिद्ध व्यक्ति था गोकुल भाई भट्ट। और जो गोकुल भाई भट्ट को हम बात करें भाई, तो गोकुल भाई भट्ट ने इसके लिए कर दिया आंदोलन। गोकुल भाई भट्ट ने आंदोलन कर दिया कि सिरोही के बिना भट्ट और भट्ट के बिना सिरोही का कोई अस्तित्व नहीं है। मैं तब सत्याग्रह आंदोलन तब खत्म करूंगा जब मेरा सिरोही राजस्थान मिला दिया जाएगा। तो सिरोही को राजस्थान में मिलवाने के लिए आंदोलन किसने कर दिया? किसने कर दिया? गोकुल भाई पटेल जी के पास बात पहुंची, एक व्यक्ति धरने पर बैठ गया, भीषण आंदोलन कर रहा है, मांग है कि सिरोही को कायम में मिलाओ राजस्थान में। तो राजस्थान में मिलाना है। तो ये बताते पटेल जी ने कहा काम करो, आंदोलन तो खत्म करवाना पड़ेगा, इनका स्वास्थ्य खराब हो गया, तो एक काम करो सिरोही को दो भागों में बांट दो। तो 26 जनवरी 1950 को सिरोही के दो भाग बना दिए। ऐसी रियासत जिसे मिलाने से पहले दो भागों में तोड़ा गया वो रियासत सिरोही। और सिरोही के दो भाग बना दिए, एक साइड में तो थी सिरोही और एक भाग बना दिया आबू देलवाड़ा। सिरोही और आबू देलवाड़ा। इसका मतलब ये हो गया कि 26 जनवरी 1950 को पटेल जी द्वारा सिरोही के कितने भाग बना दिए? दो, एक तो सिरोही और दूसरा कौन सा है? इन्होंने कहा अगर आंदोलन रोकना है तो इसको ले लो राजस्थान में और इसको मिला दो मुंबई प्रांत में, जिससे कि सारा मसला शांत हो जाएगा। लेकिन एक काम और करो, इसका गांव देखो कौन सा है, इसके गांव को जरूर राजस्थान में लाओ, क्योंकि इसका गांव भी तो ज्यादा इसलिए बढ़ रहा है। तो इसका गांव था हाथल गांव, हाथल गांव। और हाथल गांव को भी, इसके गांव को भी सिरोही में मिलाया गया, यानी राजस्थान में मिलाया गया था इसी चरण में। ये रीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि गोकुल भाई भट्ट के गांव हाथल गांव को कौन से चरण में मिलाया गया था? छठवें चरण में। मैं आपसे ये कहूं सिरोही का किला राजस्थान में कौन से चरण में मिलाया गया? कौन से में? मैं आपसे ये कहूं उदयपुर का किला राजस्थान में कौन से चरण में मिलाया? तीसरे में। अजमेर का किला कौन से चरण में मिलाया जाएगा? आगे। तो अगर आपसे किले पूछ ले कि लोहागढ़ दुर्ग कौन से चरण में राजस्थान में मिलाया, तो पांचवें चरण में। कौन से चरण में? पांचवें में। कोटा का किला कौन से चरण में? तो जो जिले में चीजें आएंगी वो चरण के साथ ही जाएंगी, रियासत के साथ। तो हाथल गांव जो है वो छठवें चरण में मिलाया। और ये बताया जाता है सिरोही के कितने भाग बना दिए थे? अरे कितने? अब मैं ये कहूं कि सिरोही इस चरण में केवल क्या मिलाया गया? सिरोही। क्या छोड़ दिया? इसे कहां मिला दिया? और एक गांव कौन सा मिलाया गया था? क्योंकि ये किसका था? क्योंकि ये क्या कर रहा था? आंदोलन। इनकी इस पॉपुलरिटी के कारण गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं राजस्थान का गांधी। क्या कहते हैं? राजस्थान का गांधी। तो सिरोही को 1 फरवरी 1948 को तो कायम में मिलाने की घोषणा की और 5 जनवरी 1949 को कायम में मिलाने की घोषणा मुंबई प्रांत में। कौन से प्रांत में? मुंबई प्रांत में। तो ऐसे करके अपन इसमें जो मिलाएंगे वो मिलाएंगे सिरोही को, और सिरोही को अपन मिला देंगे तो क्या चीज छोड़ देंगे मिलाने से? आबू और देलवाड़ा। देखिए इसमें अगर हम बात करें इसमें मिलाया संपूर्ण सिरोही, दो जगह छोड़ दी, आबू और देलवाड़ा। आबू देलवाड़ा छोड़कर। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मैं आपसे कहूं गोकुल भाई भट्ट का गांव कब मिलाया गया? कौन सा गांव बताया था? बहुत बढ़िया, गांव हाथल गांव को मिलाया गया। गोकुल भाई भट्ट के गांव हाथल गांव को मिलाया गया। लेकिन अगर हम बात करें गोकुल भाई भट्ट को लेकर, तो गोकुल भाई भट्ट को नाम देते हैं राजस्थान का गांधी। राजस्थान का गांधी। लेकिन मैं आपसे कहूं राजस्थान का गांधी कहते हैं इनको, तो मेवाड़ का गांधी। मैं आपसे कहूं मारवाड़ का गांधी। फिर आपसे पूछा जाए हाड़ौती का गांधी। हाड़ौती का गांधी। आपसे पूछा जाए बागड़ का गांधी। बागड़ का गांधी। ऐसे करके गांधियों की एक फौज आ गई। एक आ जाएगा चिड़ावा का गांधी, खूब फोटोकॉपी है।
चढ़ावा का गांधी। ये गांधियों की फौज आगे निकल गई, आपसे पूछे मेवाड़ का गांधी कौन था, तो माणिक लाल। क्या हुआ? वो तो आधुनिक गांधी है, वर्तमान का। नहीं नहीं, उपाधि दी गई इनको। हाँ, वो प्रेम प्रसंग था फिरोज खान इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी गांधी की बेटी नहीं थी, इंदिरा गांधी नेहरू जी की थी। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं फिरोज खान से शादी करना चाहती हूँ, मैं उसे प्रेम करती हूँ, तो उसने मना कर दिया कि मेरे जीते जी किसी मुस्लिम व्यक्ति से शादी नहीं करने दूंगा। अगर तुझे शादी करनी तो आज के बाद भूल जाना तेरा पिता नेहरू है, मेरे जीते जी नहीं हो सकता। तो उसने घर छोड़ दिया और गांधी जी के पास पहुंच गए। तो गांधी जी ने अपना नाम दिया। उस दौरान उन्होंने एक चीज रखी हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर कि ये अच्छा एजेंडा है, और गांधी जी ने उनकी शादी करके अपना नाम दिया। तब से वो इंदिरा नेहरू की वजह क्या हो गई, इंदिरा गांधी। तो उन्हीं की पीढ़ियां जो आगे चल रही हैं। फिरोज खां पहली महिला है जिसका नाम आगे चला, नहीं तो पुरुषों का चलता है। हाँ, वही कह रहा हूँ, सरने महिला का गया है, नहीं तो पुरुषों का आता है। बागड़ का गांधी बोगी लाल, बोगी। और चढ़ावा का गांधी प्यारे लाल गुप्ता, मास्टर प्यारे लाल गुप्ता। अच्छा मैं कहूँ भारत का गांधी कौन है फिर? भारत के गांधी तो खुद ही गांधी जी हो गए। राजस्थान का गांधी, मेवाड़ का गांधी, मारवाड़ का गांधी, हाड़ौती का गांधी, बागड़ का गांधी, चढ़ावा का गांधी, और मैं कहूँ राजस्थान का नेहरू। बिल्कुल सबकी फोटो कॉपी है। राजस्थान का नेहरू है जुगल किशोर चतुर्वेदी। जुगल किशोर चतुर्वेदी। जतिन दास, जतिन दास है जो भूखहड़ताल से मरा था लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह के नेतृत्व में कैदियों के बुरे सलूट के साथ भूखहड़ताल की गई थी जतिन दास द्वारा, और वो उसमें 56 दिन की भूखहड़ताल के बाद मारा गया था। लेकिन राजस्थान में ऐसे सेम टू सेम व्यक्ति बाल मुकुंद बिस्सा जोधपुर जेल में ये भी भूखहड़ताल से मरे थे, तो बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतिन दास कहते हैं। भारत का ऐसा क्रांतिकारी जिसे कभी कोई नहीं पकड़ पाया, अंग्रेजी सत्ता कभी कैदी नहीं कर पाई, गिरफ्तार नहीं कर पाई। चंद्रशेखर आजाद, आजाद आजाद पैदा हुआ है, आजादी मरेगा। और राजस्थान का ऐसा व्यक्ति जिसे कोई नहीं पकड़ पाया कभी, तो जोरावर सिंह बारट, इसलिए उसको कहते हैं राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद। तो सबकी फोटो कॉपी मैंने यही बताया आपको। भारत का मंगल पांडे था, जैसे राजस्थान का मंगल पांडे, अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया भारत का, राजस्थान का पहला शहीद है, वो भारत का पहला शहीद है मंगल पांडे, तो राजस्थान का मंगल पांडे भी हमारे पास, सब है हमारे पास। बन गया तो चले आगे। ऐसी रियासत बताओ जैसे दो भागों में बांटेंगे। सिरोही कब बांटेंगे? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन अभी मैं बताऊंगा पटेल जी की योजना क्या थी, पटेल जी सिरोही के साथ क्या करना चाहते थे। तो पहले तो गुजरात प्रांत में लाएंगे, फिर मुंबई प्रांत में लाएंगे, फिर दो भाग बनाएंगे, और तब जाके सिरोही को एक बार में, आबू दिलवाड़ा को दूसरी बार में। इसलिए कहते हैं राजस्थान की एकमात्र रियासत जो दो बार में मिलाई गई पूरी तरह से, वो कौन सी मानी गई है कि दो बार मिलने वाली रियासत, और अंत में मिलने वाली रियासत भी यही है, 19 भी यही है। बाकी अजमेर मेवाड़ रियासत नहीं थी, वो तो क्या था, केंद्र शासित प्रदेश। छप गया क्या? गुजरात देखो, राजस्थान की जो डायग्राम है, गुजरात तो यहाँ है, ये एमपी है, ये वाला जो इलाका ना, ये मुंबई प्रांत का अधीन आता था, ये बाद में गुजरात का अधिकार एमपी का ऐसे करके अधिकार हुआ है। जस्ट इनके जस्ट नीचे तो है महाराष्ट्र, तो ये वाला इलाका मुंबई प्रांत में आता था पूरा का पूरा। और फेवरेट जगह थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो खींच के ला रहे थे सबको, आ जाओ नीचे। चले आगे। देखिए मैंने आपको दो डेट बताई है, 1 फरवरी 1948 और 5 जनवरी 1949। इन तीन डेट लिखाएंगे अपन, और 26 जनवरी 1950। इन तीनों टाइमों को देखो। इस टाइम पटेल जी ने घोषणा की कि सिरोही काय में मिलेगा, अरे कहाँ मिलेगा, और इस डेट को घोषणा की कि सिरोही कहाँ मिलेगा, मुंबई प्रांत में। और इस दिन घोषणा की सिरोही के कितने भाग बना दो, दो, एक साइड में सिरोही और एक क्या बन जाएगा, आबू और देलवाड़ा। तो सिरोही को ले जाओ, देलवाड़ा को छोड़ जाओ। इस टाइप से राजस्थान की एकमात्र रियासत जो कितने चरणों में बांटी, कितने चरणों में मिली, दो, यानी दो बार में जिसे मिलाया गया, वो कौन सी रियासत थी, सिरोही। तो अपने तीन क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ से, तीन क्वेश्चन बनाओ तो नोट लगाएंगे, नोट लगाओ। पहले नोट में लिखना पटेल जी द्वारा 1 फरवरी 1948 को, पटेल जी द्वारा 1 फरवरी 1948 को सिरोही को गुजरात प्रांत में मिलाने की घोषणा की, सिरोही को गुजरात प्रांत में मिलाने की घोषणा की। जबकि 5 जनवरी 1948 को, 49 को, जबकि 5 जनवरी 1949 को पटेल जी ने, 5 जनवरी 1949 को पटेल जी ने सिरोही को मुंबई प्रांत में मिलाने की घोषणा की। मुंबई प्रांत में मिलाने की घोषणा की। अब मैं आपसे कहूं सिरोही को दो भागों में कब बांटा गया, तो 26 किसने बांटा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अगला नोट पढ़ाएंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट में लिखना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 26 जनवरी 1950 को, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 26 जनवरी 19 दोबारा बोलना है, 26 जनवरी 1950 को सिरोही को दो भागों में बांट दिया, सिरोही को दो भागों में बांट दिया। प्रथम सिरोही, प्रथम सिरोही और दूसरा आबू दिलवाड़ा, प्रथम सिरोही और दूसरा आबू दिलवाड़ा। क्या हमारा संविधान लागू हो गया इस चरण में, हो गया ना। तो संविधान के अकॉर्डिंग अपन चल सकते हैं। संविधान के अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री को बना दिया मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को क्या बना दिया, और आप चौथे चरण में मैंने कहा था जो चौथे चरण में बन गया फिक्स हो गया, तो प्रधानमंत्री कौन बना चौथे चरण में, तो उसे क्या बना दिया गया, मुख्यमंत्री। इसलिए राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री किसे कहते हैं, हीरालाल शास्त्री को। दूसरी चीज और क्या जुड़ी इसमें, दूसरी चीज ये जुड़ी, इस दिन, इस दौरान पूरा का पूरा जो भारत था, उस भारत के राज्य जो बनाए गए उनकी 4 श्रेणियां बना दी, यानी पूरे भारत के राज्य को कितनी श्रेणी में बांट दिया, 4। अगर मैं कहूं 4 कौन कौन सी, तो ए
बी, सी और डी। ए श्रेणी ऐसी रियासतें जिनसे मिलकर राज्य बना जो ब्रिटिश प्रांतों के अधीन थे। जो ब्रिटिशों के अधीन रियासतें थी उनसे मिलकर जो राज्य बने वो इस श्रेणी में। छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर जो बड़े राज्य बनाए गए वो बी श्रेणी में। और सी में आएंगे केंद्र शासित प्रदेश और डी में आएंगे औपनिवेशिक। औपनिवेशिक कहते हैं ऐसे राज्य जिन पर किसी विदेशी शक्ति का अधिकार हो, जैसे गोवा हो गया, दमनदीप हो गया, लक्षद्वीप, उन पर पुर्तगालियों का अधिकार था तो हमने वापस इनको छीना, अपने अधिकार लिया। तो राज्यों की कितनी श्रेणियां तैयार की गई? हमारा राजस्थान भी कहीं ना कहीं आएगा। तो हमारा राजस्थान कौन सी श्रेणी में आना चाहिए? बी श्रेणी में। छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर बनाए गए बड़े राज्य कौन सी श्रेणी में आते थे? अब मैं कहूं कि राज्यों को भारत में कितनी श्रेणी में बांटा गया था? 4। कौन से श्रेणी में बांटा गया? छठवें चरण में। कब बांटा गया? 26 जनवरी 1950 को। और एक बात और आप ध्यान रखोगे, इस दौरान अगर हम बात करें इन श्रेणियों में राजस्थान कौन सी श्रेणी में आता था? वी। कौन सी श्रेणी में? वी। ये अपनी पॉइंट बनेगा यहां से। तो अपन ये कह सकते हैं कि इस दौरान राजस्थान को श्रेणियों में बांटा। भारतीय राज्यों को श्रेणियों में बांटा। भारतीय राज्यों को श्रेणियों में बांटा और श्रेणी थी 4। 4 श्रेणी। ए को कई बार ए को कई बार क्या कहते थे? अ। दूसरी है बी श्रेणी। बी को कई बार कहते थे ब। एक श्रेणी थी सी, सी को कहते थे स। एक आती है डी, इसको कहते थे द श्रेणी। आपको याद करके रखना कि राजस्थान कौन सी श्रेणी में आता था? तो वी श्रेणी में। ए श्रेणी की अगर हम बात करें, ब्रिटिश प्रांतों के अधीन थी। वी श्रेणी की अगर हम बात करें, वे राज्य जो छोटी छोटी रियासतों से मिलकर बने। इसलिए हमारा तो 19 रियासतों से मिलकर बना है, तो राजस्थान इस श्रेणी में आता था। सी श्रेणी की अगर हम बात करें, इसके अंतर्गत आते थे केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। और डी श्रेणी में औपनिवेशिक राज्य। इसको लेकर अगर हम बात करें तो आपको पता है संविधान में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री दोनों को लेकर, लेकिन प्रधानमंत्री तो सेंटर का होता है, स्टेट में क्या होते हैं? मुख्यमंत्री। तो इन्होंने फेरबदल किया इस चरण में। बदलकर मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो ये परमानेंट फिक्स हो गए। और जो इस चरण पे इस पद पर पहली बार बैठा तो प्रथम मुख्यमंत्री, इसलिए हीरालाल शास्त्री को कहते हैं। हीरालाल शास्त्री। विदेशी शक्तियों का जब अधिकार होता है विदेशी देशों का, जैसे गोवा हो गया पुर्तगालों के अधीन में था, हमने छीना, ऑपरेशन विजय चला के, तबंदीप हो गए वो उनके अधिकार में थे, तो हमने जो अन्य शक्तियां उनको अधिकार में रखती हैं, तो स्वतंत्रता के बाद छीने गए उनसे वापस लिए गए। ये तो राष्ट्रीय सेंट्रल पूरी सरकार संविधान पूरे भारत का था, तो पूरे भारत में भारतीय राज्य लिख रहे हैं उसमें, इसलिए बिल्कुल उल्लेखित करते हैं क्योंकि यहाँ राजस्थान को भी एक श्रेणी दी गई थी, इसलिए इसको पूरा पढ़ना पड़ता है। मैं पूरा सीधे सीधे लिखा देता कि राजस्थान भी श्रेणी में आता था, तो इसलिए मैंने पूरा लिखा कि भारतीय राज्यों को बनाया था श्रेणियों में, कि संविधान में श्रेणियां बांट दी गई थी। तो 14 राज्य थे, उनको 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, तो उनकी श्रेणियां बना दी गई थी कि ABCD श्रेणियां, इनको खत्म कर दिया गया था फिर 1956 में। बन गया क्या? बिल्कुल गोवा सबसे लास्ट में लाया गया ऑपरेशन विजय के द्वारा, क्योंकि उस पर हमारा अधिकार ही नहीं था, आता हमारी जमीन में था, लेकिन अधिकार उनका था गोवा पुर्तगालियों का, दमनदीप गोवा, यानी ये वाली जो सीमा हो गई, ये वाली सीमा हो गई, यहाँ गोवा है, ये दमनदीप है, इन पर अधिकार था। और ये वाला जो इलाका समुद्री भाग, ये समुद्री सीमा बनाते हैं, और समुद्री सीमा पर पुर्तगाली पर कब्जा पहले कर चुके थे। इनकी नीति थी ब्लू वाटर की नीति। ब्लू वाटर नीति कहते हैं कि पानी के यानी जलीय भाग सारे के सारे पुर्तगाली के अधिकार में हो जाने चाहिए, लेकिन बहुत समय तक रुके नहीं, तो सारा का सारा अधिकार कर लेते। अंग्रेजों ने इनको मार पीट के भगा दिया था, और अंग्रेजों को हमने भगा दिया, गांधी जी ने पीट के भगा दिया। चले भागे। ये कौन सा चरण हो गया? खूब लंबा हो गया चरण दो कि प्रधानमंत्री का पद खत्म करके मुख्यमंत्री का पद कौन से चरण में लाए? तो पहला मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? श्रेणियां कौन से चरण में बनाई गई राज्यों की? कितनी बनाई गई? तो राजस्थान कौन सी श्रेणी में? 6वें चरण में लाया क्या गया था? सिरोही क्या छोड़ दिया गया था? अब और क्यों कितने भाग बना दिए गए थे? 2। तो पटेल जी ने सिरोही के कितने भाग बना दिए थे? 2। अब यहां बात करते हैं 6वें चरण में जो भी रायता फैला हुआ है सारा का सारा समेट लेते हैं, जो शेष बचा हुआ है। इसके लिए हमारा चरण कौन सा आएगा? 7वां। 7वें चरण का टाइम 58 56। अभी बहुत टाइम सोचने के बाद फिर आया, पहले 58 बोलने वाले थे, फिर देखा 57 बोलना सही रहेगा, फिर बोलते बोलते 56 तक आ गए। यहाँ इसका जो नाम रखा गया था वो था नाम वर्तमान राजस्थान। इसका जो नाम रखा गया वो नाम था वर्तमान राजस्थान। ये जो वर्तमान राजस्थान को लेकर अगर हम बात करेंगे तो वर्तमान राजस्थान, अब यहाँ लाइन कैसे बन के आती है पेपरों में इस शब्द से कि वर्तमान राजस्थान बनकर तैयार कब हुआ? 1 नवंबर 1956 में। राजस्थान की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1956 में। वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में कब आया? 1 नवंबर 1956 में। इस तरह से 3 लाइन केवल इस शब्द से बनती है और सीधे सीधे लिखी आती है कि इसके लिए कौन सा टाइमिंग सही है। तो पहली लाइन तो यहाँ बनती है वर्तमान राजस्थान बनकर तैयार हुआ।
वर्तमान राजस्थान बनकर तैयार हुआ। इस दिन वर्तमान राजस्थान की स्थापना हुई। राजस्थान की स्थापना हुई। इस दिन वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया। वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में, ऐसे करके 3 लाइन लिखी आती है इसकी। बात एक ही है, अर्थ एक ही है और उत्तर भी एक ही है। यानी वर्तमान राजस्थान बनकर तैयार हुआ, इस दिन राजस्थान की स्थापना हुई, इस दिन वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया। अब क्या क्या चीज बच गई मुझे ये बता दो आप। अजमेर मेरवाड़ा तो पूरा पूरा बच गया, और आबू देलवाड़ा। अब इसमें हमें सही चीज बनानी है। एक चीज ध्यान रखना, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था भारत के निर्माण के लिए, राज्यों के गठन के लिए, राज्य पुनर्गठन आयोग। और ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग था ये बनाया गया था 1953 में। कब बनाया गया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया? इसका काम था राज्यों का गठन करना, राज्यों का निर्माण करना। इसका काम है राज्यों का निर्माण करना और राज्य बनाना और राज्य भाषा आधार पर बनाना। तो इसने राज्यों के गठन की अवधारणा को दिया और ये बताते हैं राजस्थान की। अब राजस्थान निर्माण की जिम्मेदारी तो सीखी होगी, राज्य तो राजस्थान भी है, तो इसको बनाने के लिए 7वें चरण में उन्होंने कहा जो बचा सब मिलाओ, फिर फिनिश करो पूरा। क्या क्या बचा? अजमेर मेरवाड़ा मिलाओ, आबू देलवाड़ा मिलाओ, सुनील टप्पा मिलाओ। तो 7वें चरण में जो चीज मिलेंगी खत्म करने के लिए वो किस आयोग के कहने पर मिलेंगी? राज्य पुनर्गठन आयोग, रीऑर्गेनाइजेशन। तो यहां अगर हम बात करेंगे तो 7वें चरण में जो भी चीजें मिलेंगी वो इस फजल आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश में मिलेंगी। तो एक तो मिला था आबू देलवाड़ा। आबू देलवाड़ा, आबू देलवाड़ा के लिए कमेटी याद करते हैं निर्माण के लिए, मिलाने के लिए। तो कमेटी आई थी जिसने इसको मिलाने की सिफारिश की थी, हरिविजय सूरी समिति। हरिविजय सूरी समिति की सिफारिश पर मिलाया, और हरिविजय सूरी समिति की सिफारिश पर मिलाया। लेकिन ये सब मैंने तो ये कहा है 7वें चरण में जो भी कुछ मिलेगा वो किसके कहने पर मिलेगा? राज्य पुनर्गठन आयोग। तो ये जो कमेटी थी वो राज्य पुनर्गठन आयोग के अधीन ही थी, आयोग के अधीन थी। तो आबू देलवाड़ा मिल जाएगा इसमें। आबू देलवाड़ा को मिलाने के बाद शेष चीज बची कौन सी? अजमेर मेरवाड़ा। इन सबको मिलाया। अब मुझे एक बात बताओ सारे लोग, अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अगर एक केंद्र शासित प्रदेश है, क्या केंद्र शासित प्रदेश की अलग से सरकार नहीं होती? अलग से विधानसभा होती है, जैसे केजरीवाल मुख्यमंत्री था भाई। तो जो केंद्र शासित प्रदेश होता है उसकी पृथक विधानसभा होती है, पृथक सरकार होती है। तो अजमेर मेरवाड़ा की भी पृथक विधानसभा थी, बिल्कुल पृथक विधानसभा थी, जिसे ये नाम देते थे, जिसे कहा जाता था दारा सभा, जिसे कहा जाता था दारा सभा। मुझे एक बात बताओ, राजस्थान में विधानसभा है या नहीं है? है या नहीं? इधर देखो सारे लोग, अभी रुक जाओ, लिखो मत। राजस्थान में विधानसभा है या नहीं है? राजस्थान की विधानसभा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विधानसभा कहते हैं। राजस्थान की विधानसभा में कितनी सीटें, कितने सदस्य हैं? 200। इसका मतलब ये भी विधानसभा है तो सदस्य तो इसमें भी होंगे। और मैं ये कहूं इसके सदस्य कितने दे दो? 30। लेकिन विधानसभा का अध्यक्ष होता है क्या? अभी कौन है राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष? वासुदेव देवनानी। और उस समय दारा सभा का जो अध्यक्ष था वो था हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय को एक उपाधि दी गई थी, नाम दिया गया था दस साहब का। दस साहब का नाम दिया गया था। अब एक बार ऊपर देखो सारे लोग, चरण कौन सा है भाई? ये लास्ट का है या नहीं है? अंतिम होगा कब आया? कौन सा आया? कब आया? वर्तमान नाम क्या रखा गया? नाम क्या रखा गया? लाइन क्या बनती है? दूसरी क्या बनती है? तीसरी क्या बनती है? तीनों ही लाइनें सेम टू सेम आई हुई, एक ही अर्थ है तीनों का। आबू देलवाड़ा को किस समिति के कहने पर मिलाया? ये किसके अंतर्गत काम करती थी? और अजमेर मेरवाड़ा की अलग से क्या थी भाई, जिसे क्या कहा जाता था, जिसमें सदस्य संख्या कितनी थी? अध्यक्ष कौन था? हरिभाऊ उपाध्याय। इनको किस नाम से जानते हैं? दस साहब। इसको बनाओ एक बार। राजस्थान संघ, संघ रियासतों का संघ, रियासतों का समूह। बाद में किया गया ना, क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग बैठा हुआ था, उसने समय फेरबदल करवाया था 1956 में। 1953 पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश भाषा आधार पर, तो फेरबदल किए, तभी तो संशोधन आते हैं संविधान में। अब राजस्थान है, संशोधन होते हैं, सीधे तो होते हैं संशोधन। तीसरी अनुसूची है वो राज्यों को बदलना, बनाना, खत्म करना, ये अधिकार है संसद में। तो तीसरी अनुसूची इसको देती है। पानी की बोतल वाला भूल गया था। तो तीसरी अनुसूची संसद को राज्य बनाने और समाप्त करने का अधिकार देती है। तो तभी तो संविधान संशोधन प्रक्रिया आती है। पहला संविधान संशोधन, दूसरा संविधान संशोधन, वो फेरबदल करते हुए नया जोड़ना है, पुराना हटाना है। वो संशोधन प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से ली गई थी। डाउट आप पढ़ोगे तो बना के लाया करो, उससे क्या थोड़ी की चीजें क्लियर होती हैं। तो कभी पहला मुख्यमंत्री कौन हो जाएगा? लेकिन जिस दिन राजस्थान बना, कब बना राजस्थान? क्यों यहाँ क्या हो रहा है? कुछ और हो रहा है क्या? राजस्थान निर्माण कब हुआ? 1900, वो नाम मात्र का था 30 मार्च को। राजस्थान निर्माण कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। उस समय मुख्यमंत्री चेंज होकर बन गया था मोहनलाल सुखाड़िया। मुख्यमंत्री कौन बन गया? अब मुझे एक बात बताओ, आपके उदयपुर में रोड बन रहा है, आप किसको श्रेय दोगे उस चीज का? विधायक को? क्या कहोगे? विधायक ने बनवाया। आपके यहाँ मान लो कोई कोई भी विशेष प्रशासनिक काम हो रहा है, कोई कॉलेज बन रहा है, आप क्या कहोगे? किसने बनवाया? विधायक ने। नाम तो सीखो जाएगा। स्टेट लेवल पे कोई काम हो रहा है, कोई भर्ती आएगी, आप क्या कहते हो? किसने निकाली है? क्या कहते हो? मुख्यमंत्री ने निकाली है। कोई भर्ती रद्द हो जाए तो किसने रद्द किया? पेपर आउट हो जाए तो किसने किया? अब तो पुराना हो गया टूटा सा। तो ये सारे मसले अगर मैं कहूं मुख्यमंत्री के माथे आते हैं, तो जिस दिन राजस्थान बना उस समय मुख्यमंत्री था मोहनलाल सुखाड़िया। तो क्या नहीं कह सकते कि राजस्थान का निर्माण करने वाला मुख्यमंत्री कौन था? मोहनलाल सुखाड़िया। इसलिए आधुनिक भारत का, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसको कहते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया, क्योंकि उस समय ये क्या था? मुख्यमंत्री। उसके कार्यकाल में बना, इसलिए उनको आधुनिक राजस्थान का क्या कहते हैं? निर्माता। बन गया ये पूरा? पहला था वो तो। इस समय निर्माण के समय मोहनलाल सुखाड़िया था। चले आगे बन गया वो तो। एक नोट लगा, पूरी लाइन बनाएंगे, पूरी लास्ट तक जाएगी।
डोज ले ली तूने? नोट में लिखना, राजस्थान निर्माण के समय राजस्थान का मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया था, जिसके कारण इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहते हैं। आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहते हैं। अगर अब आपको आपकी कॉपी दी जाए तो एक ही कर्ण को आप कितने समय में पढ़ सकते हो? कॉपी में से अपने नोट्स में जो लिख रहे हैं उसको 10 मिनट ज्यादा। आप इधर से आप बताओ, 10-15 मिनट पूरा पढ़ सकते हो लास्ट तक, पहले चरण पहले पॉइंट से लेकर और अंतिम पॉइंट तक 10 मिनट पढ़ दोगे? ठीक है, ज्यादा है 10 मिनट तो। याद करने की नहीं कहा, मैं तो पढ़ने की कहा है, पढ़ने में भी 10 मिनट लग जाएंगे। देखो अब इस प्रक्रिया में देखो क्या हुआ, मुझे सारे लोग ये बताओ, क्या राजस्थान बन गया? क्या बन गया ना? अब मुझे बताओ स्वतंत्रता किस अधिनियम के तहत मिली हमें? स्वतंत्रता किस अधिनियम के तहत मिली थी भारत को? धारा कौन सी बताई थी मैंने? धारा 8। यहां राजस्थान का निर्माण हो रहा है, तो राजस्थान का निर्माण किस अधिनियम के तहत हो रहा है वो देखो। राजस्थान का निर्माण जिस अधिनियम के तहत हुआ उसे कहते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम। अधिनियम और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा राजस्थान का निर्माण हुआ, जिसमें धारा पढ़ते हैं धारा 37। ये थोड़ा डीपली जाएगा कि राजस्थान का निर्माण को स्वीकृति किस अधिनियम के तहत मिली, तो राजस्थान का निर्माण हुआ राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 37 के अनुसार राजस्थान बना। इसके तहत 1953 में एक संस्था बनाई गई थी, राज्य पुनर्गठन आयोग। एक संस्था बनाई गई थी भाई, राज्य पुनर्गठन आयोग। और राज्य पुनर्गठन आयोग जो था ये बनाया गया था 1953 में, जिसके 3 सदस्य थे। पहला था फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, मुख्यतः केम पन्नीकर हो रहे, लेकिन अपने दो इंपोर्टेंट हैं। फजल अली इसका अध्यक्ष था, इसलिए इस कमेटी को एक नाम और देते हैं, इस कमेटी को एक और नाम देते हैं फजल अली आयोग। एक और आयोग का नाम क्या देंगे? फजल अली आयोग। इनका उद्देश्य राज्यों का निर्माण करना। राज्य बनेंगे तभी तो भारत होगा भाई, राज्य बनेंगे फिर राज्य मिलेंगे फिर तो भारत बनेगा। इनका उद्देश्य था राज्यों का गठन करना, राज्य गठन करना। इनके सामने समस्या ये थी राज्यों का गठन किस आधार पर किए थे? कल्चर के हिसाब से, भाषा के आधार पर, या और कोई लैंग्वेज यार और कोई प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग, या क्षेत्र के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने एक ही चीज बताई, भाषा के आधार पर एक एक भाषा के लोगों को, यानी सेम सेम भाषा के लोगों को एक साथ रख दीजिए, जैसे तालमेल तो बैठेगा उनमें लैंग्वेज का। तो इन्होंने राज्य गठन का उद्देश्य रखा भाषा आधार, भाषा आधार। और भाषा आधार पर इन्होंने बनाया गया पहला राज्य था आंध्र प्रदेश 1953 में, पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। बाकी राज्यों का गठन का आदेश दिया तो 1953 में इन्होंने 7वें चरण, यानी हमारा 7वां चरण था राजस्थान का, उस 7वें चरण में इन्होंने ही सिफारिश की कि जो भी मिलाना बनाइए और राजस्थान बनाइए। इसलिए 7वें चरण में जो भी चीजें बनी वो किस आयोग के कहने पर मिली थी राजस्थान में? राज्य पुनर्गठन आयोग। और दूसरा नाम है फजल अली आयोग। एक चीज और, हमारा राजस्थान है पतंगागार, ये राजस्थान है पतंगागार। इस राजस्थान में क्या प्रक्रिया है? एक कोना से निकल रहा है, एक कोना अंदर आ रहा है, ऐसे करके राजस्थान है। ये जो हिस्सा है ये वाला है हमारा राजस्थान का, लेकिन एमपी में निकल रहा है, तो इसको कहते हैं सुरुंज। और ये वाला इलाका एमपी का लेकिन निकल राजस्थान में रहा है, इसको कहते हैं सुरेल टप्पा। टप्पा, सुरेल टप्पा। अब हमने एमपी वालों से कहा भाई अपना ले लो, हमारा दे दो। भाई कोने को क्यों रखें, लाइन सीधी हो जाएगी, अपना ले लो हमारा दे दो। तो हमने इनको दिया क्या था? सुरुंज, और बदले में क्या ले लिया? सुरेल टप्पा। ये भी 7वें चरण में। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर क्या क्या मिलाया गया? आबू देलवाड़ा आया हुआ क्वेश्चन, इसलिए बता रहा हूं ज्यादा। आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा और सुनील टप्पा। अब मैं आपसे कहूं कि 7वें चरण में जो चीजें मिलाई गई वो किस आयोग के कहने पर मिलाई गई? क्योंकि राज्यों का गठन कर रहे थे और इनके पास टारगेट था, टाइम ज्यादा लग रहा था। इन्होंने कहा जल्दी समेटो, जल्दी बनाओ। तो इन्होंने इस आयोग के कहने पर 3 चीजें 7वें चरण में मिलाई, आबू देलवाड़ा, अजमेर और सुनील टप्पा। तो ये लाइन सीधी बनेगी कि राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत कौन सी जगह को राजस्थान में मिलाया गया था। तो जो 7वें चरण में होगी सारी की सारी कौन से आयोग के कहने पर मिलाई जाएंगी? राज्य पुनर्गठन आयोग। लेकिन उससे पहले अपने को ये वाली लाइन कंप्लीट करनी है, तो नोट लगाएंगे 7वें चरण में। इसमें लिखना 7वें चरण में, 7वें चरण में राजस्थान ने, 7वें चरण में राजस्थान ने सिरोंज क्षेत्र निकालकर मध्य प्रदेश को दे दिया। दोबारा बोलो, राजस्थान ने सिरोंज क्षेत्र निकालकर, 7वें चरण में राजस्थान ने सिरोंज क्षेत्र निकालकर मध्य प्रदेश को दे दिया। जबकि सुनील टप्पा मध्य प्रदेश से लेकर झालावाड़ में मिलाया गया, झालावाड़ में मिलाया गया। कंप्लीट हो जाएगा। अब अपन इन पे आ सकते हैं, किस आयोग यानी किस अधिनियम और किस धारा के तहत राजस्थान का निर्माण हुआ। इनमें सारे के सारे लोग इंपोर्टेंट लगा के चलेंगे, इंपोर्टेंट पॉइंट बनेंगे कि किसके कहने पर क्या बना। तो पहला नोट लगाओ, धारा को बताओगे राजस्थान निर्माण के लिए 37 और स्वतंत्रता के लिए धारा को बताओगे 8। पहला नोट लगाएंगे, नोट में लिखना राजस्थान का निर्माण, राजस्थान का निर्माण राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 37 के तहत हुआ था, धारा 37 के तहत हुआ था। ये हो जाएगा। अब बात आती है राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, तो क्यों बनाया गया था भाई? चलिए मेरे साथ बनाओ इसको। भारत सरकार द्वारा गठित किया। अभी भारत की बात करें अपन, राज्य पुनर्गठन आयोग, आयोग का 1953 में। और इसको लेकर अगर हम चर्चा करें, इसका अध्यक्ष फजल अली, के कारण
इसे फजल अली आयोग भी कह देते हैं। इनका उद्देश्य राज्यों का गठन, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना। और इनके द्वारा बनाया गया पहला राज्य आंध्र प्रदेश। बनाया गया पहला राज्य आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। अब बात आती है मुद्दे की, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर किस किस को राजस्थान में विलय किया गया। आप बता सकते हो किस किस को मिला इसके कहने पे। मैंने लॉजिक बताया, 7वें चरण में जो मिला है वो आयोग की सिफारिश पे मिला है कि किसको क्लोज करना था मैटर राज्यों का। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर राजस्थान में मिलाया आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, सुनील टप्पा। टप्पा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या प्रीवी वर्ष मैंने आपको बताया था क्या? प्रीवी वर्ष क्या बताया था मैंने? राजाओं को मिलने वाली। फिर मैंने ये भी बताया सबसे ज्यादा किसको, सबसे कम किसको, साबरा के सुदर्शन देव को। मैंने ये भी बताया था इसे खत्म कब किया गया, 26वें संविधान संशोधन 1971 वो अपन लिख चुके हैं, कर चुके हैं उसको। अब बात आती है, आपको पता है चौथे चरण में क्या हुआ था? जो चीजें बनाई गई थी चौथे चरण में परमानेंट कर दिया था, फिक्स कर दिया, राज प्रमुख वही रहेगा, महाराज प्रमुख वही रहेगा, राजधानी वही रहेगी, न्याय विभाग वही रहेगा, कोई फेरबदल। क्या 5वें चरण में कोई फेरबदल किया था क्या? चौथे चरण तक ही तुम पढ़े थे राज प्रमुख को, चौथे चरण में फिक्स कर दिया गया। इसका मतलब आज कोई राज प्रमुख है क्या? नहीं है। इसका पद वो भी खत्म हुआ है। तो 7वें संविधान संशोधन 1956 कौन सा? तो दो संविधान संशोधन याद करने, 26वां और एक 7वां। तो 7वें संविधान संशोधन 1956। 1956 द्वारा राज प्रमुख का पद खत्म कर नया पद सृजित किया राज्यपाल का। इसका मतलब राज प्रमुख की जगह पे जो नया पद आया वो पद कौन सा था भाई? राज्यपाल का। इसका मतलब अगर ये पद खत्म किया गया राज प्रमुख का, तो जिस पे जो बैठा होगा वो अंतिम हो जाएगा, और जो इस पे बैठेगा वो पहला राज प्रमुख राज्यपाल हो जाएगा। यानी क्वेश्चन तो दोनों ही बनते हैं। तो इस पद पे बैठा था उसमें मान सिंह, चौथे चरण में मान सिंह ही था लास्ट में, तो अंतिम राज प्रमुख मान सिंह सेकंड। और पहला राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह, पहला राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह। इसका मतलब 7वें संविधान संशोधन अधिनियम में एक सब किया गया, और उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये उसके बाद भाई पहला राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह, और अंतिम राज प्रमुख कौन बनेगा? मान सिंह सेकंड। प्रीवियस वर्ष का क्वेश्चन मैं पूरा करवा चुका हूं। 26वें संविधान संशोधन 1971 प्रधानमंत्री कौन बनाई गई थी? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा उसको किया गया था खत्म। अब 2-3 बेसिक क्वेश्चन बच जाते हैं, उन बेसिक क्वेश्चनों की बात करेंगे। अब मुझे तो राजस्थान तैयार हो गया। ऐसी रियासत बताओ जिसे 2 बार मिलाया गया। जनरल क्वेश्चन है, अंतिम मिलाई गई रियासत कौन सी? सिरोही। अच्छा, सबसे लास्ट में सिरोही के साथ क्या मिलाया गया? और उसके साथ अजमेर मेरवाड़ा। तो इन छोटी मोटी रियासतों को मिलाया गया और जिले बनाए गए। रियासतों को मिलाकर क्या बनाए गए? जिले। उनमें 26 जिले बनकर तैयार हुए, और 26वां जिला बनाया गया अजमेर को। 26वां जिला कौन सा बना? तो मैं कह सकता हूं रियासतों को मिलाकर क्या बनाए गए? जिले। और 26 जिले तैयार हुए, 26वें जिले का दर्जा किसे दिया गया? अजमेर को। किसको दिया गया? अजमेर को। तो यहां मैं आपसे कहूं कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर क्या क्या मिलाया गया? आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, सुनील टप्पा। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1900, जिनमें कौन सा पद समाप्त किया गया था और नया पद कौन सा लाए? राज्यपाल का। तो अंतिम राज प्रमुख कौन हुआ और पहला राज्यपाल कौन हुआ? गुरमुख निहाल सिंह। और इसके बाद अगर हम बात करें तो ये बताया जाता है कि ये प्रक्रिया जो थी, इस पूरी प्रक्रिया में मैंने आपको 3 चरणों तक क्षेत्रफल, जनसंख्या और आय तीनों लिखा है ना। वो यहाँ कुल जब राजस्थान तैयार हो गया तो कितना क्षेत्रफल था, कितनी जनसंख्या हो गई और कितनी आय हो गई थी, पूरा इकट्ठा करके 7 चरणों जब मिला लिए तो तब क्या हुआ था ये बताओ। ये बन गया। तो एक नोट लगा लो छोटा सा, छोटा क्या अपने हिसाब से देख लेना। नोट में लिखना, राजस्थान में सभी छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर मिलाकर जिलों का निर्माण किया गया। जिलों का निर्माण किया गया जिसमें 26वें जिले का दर्जा 26वें जिले का दर्जा अजमेर को प्राप्त हुआ। अजमेर को प्राप्त हुआ। तथ्य। अब देखो, आप कॉपी खोलो एक बार और मुझे कॉपी खोल के बताओ पहले चरण का क्षेत्रफल कितना था? 12,000। कितना था? जनसंख्या थी 18.38 लाख, और आय थी 184 लाख। दूसरे चरण में मैंने आपको बताया था क्षेत्रफल था 16,807 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या कितनी थी? 23.5 लाख, और आय कितनी थी? 2 करोड़ रुपए। तीसरा चरण मैंने बताया क्षेत्रफल था 29,777 वर्ग किलोमीटर, आय कितनी थी? 3.16 करोड़ रुपए, और जनसंख्या थी 42.60 लाख। लेकिन अगर पूरा राजस्थान का बताएं तो पूरे राजस्थान में राजस्थान का क्षेत्रफल कितना निकल के आया? तो जब 7वें चरण में राजस्थान बन गया तो राजस्थान का क्षेत्रफल, अभी क्षेत्रफल बताओ कितना है? 3,42,239, और उसमें क्षेत्रफल था 3,32,618। बढ़ाया घटाया? घट गया? बढ़ गया? देख लो एक बार और। अब 3,42 है, बढ़ गया ना? ठीक है। जनसंख्या की बात करें कि राजस्थान में जनसंख्या 7वें चरण में जब बन गया तो जनसंख्या कितनी थी? 1.53 करोड़।
अब तो 6.85 है। फिर बात करें राजस्थान में कुल आय, और राजस्थान की कुल आय 18 करोड़ हुई थी उस समय, 18 करोड़। ये पूरा का पूरा वो राजस्थान है जो 7वें चरण में 1 नवंबर 1956 में हमें प्राप्त हुआ, उसका पूरा का पूरा बायोडाटा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं राजस्थान में कुल कितनी रियासतें बताई थी मैंने? 19। ऐसी रियासत जिसे पहले क्या था, सम्मान में तोपों की सलामी दी जाती थी अंग्रेजों के काल में, तो ऐसी रियासत जिसे राजस्थान की जिसे सर्वाधिक तोपों की सलामी का दर्जा था, उदयपुर 21 तोप। और ऐसी रियासत जिन्हें सम्मान प्राप्ति नहीं था, तो सापरा और किशनगढ़। तो ये लाइन और बनती है और भी बेहतरीन। ऐसी रियासत जिसे सर्वाधिक तोपों की सलामी का दर्जा प्राप्त था, सर्वाधिक तोपों की सलामी का दर्जा प्राप्त था, तो वो थी उदयपुर, 21 तोपों का। लेकिन ऐसी रियासतें जिन्हें तोपों की सलामी का दर्जा ही नहीं था, तोपों की सलामी का दर्जा प्राप्त नहीं था, तो उस समय किशनगढ़ और शापरा, किशनगढ़ और शापरा को तोपों की सलामी का दर्जा प्राप्त नहीं था, इनको नहीं था। बाकी सर्वाधिक तोपों की सलामी का दर्जा उदयपुर को कितनी तोपें? 21 तोप। ये भी ध्यान रखना कि बाद तक ऐसी रियासतें जिन्हें जिले का दर्जा नहीं मिला वो यही दोनों थी। बाकी शापरा को तो मिला जिले का दर्जा, यानी रियासत होने के बाद भी जिले का दर्जा नहीं था, इसको बाद में मिला जिले का दर्जा। अब मिला है शापरा को तो, हाँ अभी है, कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा, फिर वही हो जाएगा जो था। अभी तो बड़ा हो गया, छोटा फिर हो जाएगा तो ये अपने क्वेश्चन है जो एकीकरण के 7वें चरण के बाद अपने फैक्ट बनते हैं सारे के सारे। अब इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं रहा जो पेपर में आए और आप ना कर सको। एक लाइन और आती है, स्वतंत्रता के समय राजस्थान की वे रियासतें जिन्होंने स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी। स्वतंत्रता के समय वे रियासतें जिन्होंने स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी, वे रियासतें जिन्होंने स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी राजस्थान की, उनमें आती है अलवर, भरतपुर, डूंगरपुर और जोधपुर। इन्होंने घोषणा की थी कि स्वतंत्रता के समय राजस्थान की वे रियासतें जिन्होंने स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी, 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, डूंगरपुर और जोधपुर। कल अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आपको कोई कठिन लगता है वही बता देना, वही स्टार्ट कर देंगे। मॉडर्न हिस्ट्री पर पहले करवाएंगे, प्रजामंडल पूरे पढ़ाएंगे, विस्तार विस्तार ही पढ़ाएंगे, तो हो जाएगा 6-7 दिन में। खूब विस्तार है उसका, प्रजामंडल का खूब मैटर है उसमें, 8-10 दिन लगते हैं प्रजामंडल में। क्रांति में उससे भी ज्यादा लगते हैं, 10-12 लगते हैं। क्रांति पहले भारत में पढ़ानी पड़ती है थोड़ी बहुत, फिर राजस्थान में आते हैं। बन गया क्या? अब मुझे बताओ कितने चरण पढ़ लिए हमने पूरे? 7। कितने चरण? पहले पद था राज प्रमुख का, कब खत्म किया गया? संविधान संशोधन बताओ, 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा। कौन सा पद लाया उसकी जगह पे? तो पहला राज्यपाल, अंतिम राज प्रमुख, कौन सा? मान सिंह। आधुनिक राजस्थान का निर्माता, तो मैं को जिस दिन राजस्थान का 7वां चरण था उस समय मुख्यमंत्री कौन था? मोहनलाल शुक्ला। पहला मुख्यमंत्री कौन था? कौन से चरण में 4 श्रेणियां बनाई गई राज्यों की? 6वें चरण, जिस दिन संविधान लागू हुआ। राजस्थान कौन सी श्रेणी का राज्य था? 20 श्रेणी का। अब मैं आपसे बात करूं, जिस दिन राजस्थान 7वें चरण में बना उस दिन क्षेत्रफल कितना था? उसमें जनसंख्या कितनी थी और आय कितनी थी? ऐसी रियासत जिसे सर्वाधिक तोपों की सलामी का दर्जा प्राप्त था, उदयपुर। कितनी तोपें? ऐसी रियासतें जो दर्जा ही नहीं था, तो किशनगढ़ और छापरा। और स्वतंत्रता के समय वे रियासतें जिन्होंने स्वतंत्र रहने की घोषणा की, तो कितनी थी? 4, अलवर, भरतपुर, डूंगरपुर और जोधपुर। कंप्लीट है टॉपिक, बाकी कल कोई सही बता देना, वो स्टार्ट कर देंगे, है ना।